गुड आफ्टरनून सभी को। जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना ना 449 वाले के अंदर, उसके अंदर आज जो डिस्कस करेंगे दो सिस्टम है ना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो इसके बाद में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा लंबा है आपका। आज जो दो सिस्टम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे आपके, है ना। एक तो है नर्वस सिस्टम और एक ग्लैंडुलर सिस्टम जो न्यूरॉन वाला है आपके, ठीक है। नर्वस सिस्टम और ग्लैंडुलर जो ग्लैंड्स वगैरह है, उन दोनों सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या है। दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं ना दोनों के अंदर। जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर ज्यादातर पूछा जाता है आपके न्यूरॉन के बारे में। उसका या तो डायग्राम पूछ लेता है या फिर न्यूरॉन के बारे में पूछ लेता है कि न्यूरॉन के बारे में बताओ, है ना। और एक दो नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो डिस्कस करेंगे अभी क्या क्या बनते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर सीधा सा सिंपल सा इतना सा मतलब है, नर्वस सिस्टम के बारे में इतना समझने की जरूरत है आपको कि जो नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होती है, मेन जो आपकी न्यूरॉन होती है, जो तंत्रिका होती है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, मतलब आपके तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। तो आपकी जो न्यूरॉन होती है, ठीक है, तंत्रिका होती है, वो होती है आपकी क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई नर्वस सिस्टम के आपके, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की। एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे। नर्वस सिस्टम में मेनली होता क्या है, आपके जो बॉडी के अंदर जैसे ब्लड वेसल्स फैली हुई है, ब्लड सेल्स फैली हुई है, लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ है, वैसे ही पूरे ओवरऑल बॉडी के अंदर आपके नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, न्यूरॉन्स फैली हुई है पूरी बॉडी के अंदर। वो क्या काम करती है, इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स होती है उनको क्या करती है, बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाना और ब्रेन से आपके बॉडी ऑर्गन तक लाना। ये इसका मेनली काम होता है। कंडक्शन सिस्टम का काम करती है, जो इंपल्स होती है उनको कैरी करने का काम करती है, बॉडी से ब्रेन तक लेके जाती है और ब्रेन से बॉडी तक जो होती है नर्व इंपल्स आपकी, उनको लेकर के आने का काम करती है, ठीक है। उसमें मेनली जो रोल प्ले होता है आपका, वो होता है आपकी न्यूरॉन का। जो न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, है ना। जो आपका इंपल्स होती है उनको कैरी करने का, एक तो बॉडी से दूर लेकर के जाती है और एक क्या करती है, ब्रेन से दूर लेकर के जाती है। मतलब बॉडी से लेकर के जाएगी, ब्रेन की तरफ जाएगी, ब्रेन से दूर आएगी, एक जो बॉडी की तरफ लेकर के आएगी, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है इसको आपके दो भागों में बांटा गया है नर्वस सिस्टम को, ठीक है। एक तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपल क्वेश्चन आपके आता है कि नर्वस सिस्टम के बारे में बताओ, तो आपको थोड़ा सा पहले ये बता देना है कि जो नर्वस सिस्टम मेनली किस में रोल प्ले करता है, आपके इंपल्स को कैरी करने का काम करता है। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है उनको ब्रेन तक लेकर जाता है, ब्रेन से आपके बॉडी ऑर्गन्स तक लेके आने का काम करता है आपका नर्वस सिस्टम, जिसमें मेनली जो रोल प्ले होते हैं वो आपके न्यूरॉन का होता है, ठीक है। और तंत्रिका को बोल दिया क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई आपके तंत्रिका तंत्र का। फिर बात आती है कि जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, उसको दो भागों में बांटा गया है, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें मेनली क्या करता है आपका सोमेटिक, एक तो स्केलेटल जो मसल्स है उनके मूवमेंट के लिए, एक कॉन्शियसली आप जो सोचते हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपके जो रिफ्लेक्सेस है, जो रिफ्लेक्स आते हैं उनको कंट्रोल करने का काम आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम करता है, जिसको आगे जाकर के दो भागों में बांट दिया सोमेटिक नर्वस सिस्टम को भी आपके। कौन कौन से दो भागों में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपके, उसमें क्या इंक्लूड होता है, आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो आपका ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो इंक्लूड किया गया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और जो बाकी बच गया आउटसाइड ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद में जो भी पूरी रेस्ट ऑफ बॉडी बच गई, वो आपके इंक्लूड की गई है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका इंक्लूड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसके अलावा जो भी बच गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा, वो इंक्लूड है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या काम होते हैं आपके, सेंसरी, जो आपको जैसे टच का, ठीक है, और आपको जैसे कोल्ड का, हॉट का, और साथ साथ में आपके पेन का, टेम्परेचर का, इनका जो अनुमान होता है वो अनुमान करवाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टच का, पेन का, टेम्परेचर का, कोल्ड का, हीट का, इनका जो भी अनुमान आपको लगता है वो अनुमान करवाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो किसका पार्ट है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का आपके, है ना। इसके अलावा आपकी जो थॉट है, मेमोरी है, इमोशन है, जो आप सोचते हो, जो आपकी मेमोरी है, ठीक है, जो आपके इमोशंस होते हैं, वो भी सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, ठीक है, जो पार्ट है आपके सोमेटिक नर्वस सिस्टम का।
इसके बाद में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ऑटोमेटिक एक्टिविटी जो होती है, जैसे आपका बीपी का ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस करना, ठीक है, हार्ट रेट का मेंटेनेंस वगैरह हुआ, वो सारा का सारा आपका होता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है ना। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में इतना सा है कि जो सोमेटिक है उसको दो भागों में बांट दिया, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड किया गया, आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या क्या चीजें कंट्रोल करती है, किस चीज का अनुमान लगाती है आपको, आपके इमोशंस हो गए, आपकी थॉट होगी, आपका पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, कोल्ड का हो गया, हॉट का हो गया, इन सब चीजों का अनुमान लगाने का काम करता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ करके बाकी सारी चीजें बच गई वो इंक्लूड की जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। वो क्या करता है, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज करवाता है आपके, ठीक है, जैसे बीपी वगैरह का, इनका रेगुलेशन करना, ब्लड प्रेशर का। इसके बाद में बात आती है आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जस्ट अपोजिट है। मतलब जैसे वो वॉल्यूंटरी कॉन्शियसली काम कर रहा था सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करेगा, इनवॉल्यूंटरी जो होता है वैसे काम करेगा आपके, ठीक है, कॉन्शियसली काम नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो ऑटोमेटिक ये जो फंक्शंस होते हैं वो प्ले करता है आपका, ठीक है। इसके अलावा ब्रीथिंग होगी, आपकी हार्ट रेट होगी, इसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। ब्रीथिंग होगी, आपकी हार्ट रेट होगी, ऑटोमेटिक फंक्शंस हो गए आपके, ठीक है, विदाउट कॉन्शियसली काम करता है। साथ साथ में आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनको फंक्शन प्ले करवाने में, रोल करवाने में भी हेल्पफुल होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फिर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसको दो भागों में बांटा आपके, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, है ना, सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है आपका वो कौन सा होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक दोनों अलग अलग अपना काम करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कब एक्टिवेट होता है आपका, जब फाइट और फ्लाइट, मतलब जब करो या मरो वाली स्थिति आती है तो उस टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, हाई रहता है, ठीक है, उस पीक लेवल पे रहता है, वो एक्टिवेट होता है और आपको क्या करता है उस सिचुएशन से कि आपको भागना है, क्या करना है, उसका जो अनुमान करवाता है वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है आपका, फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन होता है, करो या मरो वाला हार्मोन होता है, जो हर सिचुएशन के अंदर आपके कोई भी कठिन सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या करवाता है, एड्रेनलिन का सीक्रेशन करवाता है, जो आपको क्या करता है कि उस सिचुएशन से लड़ना है आपको या वहां से भागना है, उसमें हेल्पफुल होता है आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पीछे मान लो कोई कुत्ता लग गया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, तो आप उस सिचुएशंस को भापोगे कि मेरे को क्या करना है, इससे लड़ना है कि मेरे को भागना है, तो वो एक्टिवेट करवाता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो मतलब इन दोनों का कुछ रोल प्ले होता है ब्लड सप्लाई से लेकर के। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें क्या होता है, मेनली जैसे आपको मान लो कुत्ता पीछे पड़ गया आपके, तो उस टाइम पे आपका डाइजेशन जरूरी नहीं है ना, कि कुत्ता पीछे पड़ गया तो आपको तो उस सिचुएशन से भागना है, ये जरूरी थोड़ी कि उस टाइम पे आपका खाना बचे। तो ये सिस्टम क्या करवाता है, उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब क्या करवाएगा कि वो जो करो या मरो वाली स्थिति है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपडेट हो रहा है आपका, मतलब वो पीक लेवल पे रहेगा, तो वो क्या करेगा, जो ब्लड सप्लाई हो रही है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको वहां ना लगा करके वो आपकी मसल्स में लगाएगा, ठीक है, स्केलेटल मसल्स के अंदर लगाएगा। तो क्या होगी कि आपकी स्केलेटल मसल्स को एनर्जी मिलेगी, तो आप उस सिचुएशन से या तो फाइट करोगे या उस सिचुएशन से भाग जाओगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको डाइजेशन की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, कि जब आप रेस्ट टाइम पे होते हो, सोते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको ना तो भागना है, ना कुछ और करना है, ना किसी से लड़ना है, आपको रेस्ट करना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो क्या करवाता है, आपके ब्लड सप्लाई कहाँ की बढ़ाएगा, आपके एब्डोमेन की बढ़ाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बढ़ाएगा ब्लड सप्लाई। क्यों, क्योंकि आपको पाचन करना, उस टाइम पे डाइजेस्ट करना है खाने को, क्योंकि तो वो क्या करता है उस टाइम पे दोनों के रोल प्ले अलग अलग होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए, आप या कोई या मैं कहीं भी मान लो कोई अपने गए हैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने और उस टाइम पे देख लिया उनके घर वालों ने मिलते हुए, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। कैसे कि अगर सामने देख लिया तो सीधा सा पता है, लपेट देंगे, ठीक है, मारेंगे पीटेंगे और क्या करेंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो क्या निकलवाता है, आपके एड्रेनलिन हार्मोन निकलवाता है। और एड्रेनलिन हार्मोन क्या है, आपका फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो
करो या मरो, या तो लड़ो नहीं तो भागो। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके जितने भी सिस्टम है, मतलब आपका रेस्पिरेशन उस टाइम पे इंक्रीज लेवल पे रहेगा, आपकी हार्ट बीट आपके उस टाइम पे ज्यादा रहेगी, ठीक है। और आप में, ठीक है, वो उस टाइम पे होता है ना कि कोई भी सिचुएशन अपने सामने आती है तो अपन घबरा जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो निकलवाता है एड्रेनलिन। तो फिर अपने को सोचने की, समझने की शक्ति आती है कि हाँ तो देख लिया, तो क्या करना है, अपने को भागना है। तो भागना है तो क्या है, जो आपकी ब्लड सप्लाई है बाकी किसी ऑर्गन को लग रही है, जैसे उस टाइम पे आपको डाइजेशन की जरूरत नहीं है ना एब्जॉर्प्शन की जरूरत है, तो आपकी जो ब्लड सप्लाई एब्जॉर्प्शन में लगी है, डाइजेशन में लगी है, वो वहां ना जाकर के ये सिस्टम क्या करवाता है, आपकी मसल्स में एनर्जी भेजता है, ठीक है, आपके हार्ट को पंप करता है ताकि आप उस सिचुएशन से वहां से भाग सको। जैसे ही वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल आई, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही क्या करते हैं आप, सारे दिन भर में थकान में रह करके रात को सोते हो, तो सोने के टाइम पे क्या चाहिए आपको, डाइजेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकि अगली मॉर्निंग में आप काम कर सको। तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो डाउन हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक आपका बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक जैसे ही बढ़ेगा तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई होगी, आपके इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई होगी, आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और क्या होगा, आपकी एनर्जी बनेगी। तो दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है, कि अगर सिंपैथेटिक है तो उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक डाउन रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक हाई है तो आपका जो सिंपैथेटिक है वो डाउन रहेगा, ठीक है। ऐसा रोल होता है दोनों का। इसके अलावा आपका सिंपैथेटिक और क्या क्या करवाता है, फाइट एंड फ्लाइट हो गया, मतलब आपको सोचने समझने की शक्ति देगा कि इस टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशंस करवाता है, ठीक है। उसके अलावा है डेंजर वाली कंडीशन, स्ट्रेस वाली कंडीशन, जैसे वो एग्जांपल था गर्लफ्रेंड वाला ना, वो डेंजर वाली कंडीशन है, स्ट्रेस वाली कंडीशन है, तो उस टाइम पे आपको हेल्पफुल बनाता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो पीपल है उसका डायलेशन हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी आपकी, है ना, ये सारा का सारा सिस्टम होता है आपके इसी के अंदर। इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, सिंपैथेटिक जैसे डाउन जाएगा अप होगा, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह को ब्लड सप्लाई ज्यादा जाएगी, डाइजेशन वगैरह मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होगा। साथ साथ में और क्या करवाता है, कन्वर्ट, एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा आपके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की स्थिति को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। बाहर के वातावरण और बॉडी के अंदर वाले वातावरण दोनों का जो सामंजस्य बनता है उसको बोला जाता है होम्योस्टेसिस, जो बॉडी आपका दोनों को मेंटेन करके रखती है, तो उसमें हेल्पफुल होता है। और साथ साथ में आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है ना। इसके अलावा जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई उसके बारे में लिखा है कि उसमें क्या है, सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पोन्स है, मेडुला है, मिड ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था ब्रेन के पार्ट वाले, तो ब्रेन के यही पार्ट है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और एक होता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये तीन पार्ट होते हैं ब्रेन के, जिसमें सेरेबेलम आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सेरेब्रम लिटिल ब्रेन होता है, थैलेमस जो होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, और जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करवाता है, आपके भूख का, प्यास का और आपके टेम्परेचर का रेगुलेशन करने का काम करता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ना, मास्टर की मास्टर ग्लैंड। पोन्स जो होता है, पोन्स जो होता है वो आपका ब्रीथिंग और स्लीप वेक साइकिल, जो आपको नींद आती है वो आपका जो ब्रेन का पार्ट होता है पोन्स वो करवाता है, ठीक है। ब्रीथिंग और जो आप सोते हो स्लीप वेक साइकिल चलता है आपका, वो उसका काम होता है पोन्स का। इसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है आपके हार्ट रेट, बीपी, ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्रीथिंग वगैरह इनको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ब्रेन और मिड ब्रेन और क्या आपका स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो ये बात थी आपके इनकी सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, जो आपको समझ में आई होगी अच्छे से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में, है ना। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे लिख देना। इसके अलावा इसमें इंपोर्टेंट चीज है आपके जो डायग्राम दे रखा है नर्वस तंत्रिका, तंत्र का एक तंत्रिका बनाई हुई है ना, डेंड्रोइड्स वगैरह, सेल बॉडी वगैरह ऐसा लिखा हुआ है। अगर तंत्रिका के बारे में क्वेश्चन पूछे आपसे एग्जाम में कि न्यूरॉन के बारे में समझाओ, उसका डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम बनाना है। और क्वेश्चन पूछे तंत्रिका के बारे में तो आपको सीधे से पहले सबसे पहले बताना है कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन रोल प्ले करती है वो आपकी तंत्रिका करती है, न्यूरॉन करती है, और जो ये होती है आपकी क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है नर्वस सिस्टम की, और ये क्या करती है, बॉडी से जो इंपल्स होती है उनको ले जाकर के ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन से जो इंपल्स होती है उनको लेकर के आकर के बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। मेनली इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके डेंड्राइट्स, एक्सोन और सेल बॉडी। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं,
आपकी अंगुली नुमा संरचना होती है काफी सारी, ठीक है, जो डायग्राम में दिख रही होगी। तो ये क्या करती है, आपकी जो बॉडी होती है उससे जो इंपल्स होती है उनको कैरी करती है और ब्रेन की तरफ जाती है, ठीक है। और एक होता है एक्जोन। एक्जोन क्या होता है, जो इंपल्स होती है उनको ब्रेन से दूर लेके आने का काम करता है, ठीक है। ब्रेन से दूर लाने का काम करेगा एक्जोन्स, और ब्रेन की तरफ ले जाने का काम करते हैं आपके डेंड्राइट्स। और बाकी बच गई आपकी सेल बॉडी, ठीक है। जो सेल बॉडी क्या होगी, बीच में कैरी करने का काम करती है इन मैसेज को, ठीक है। तो मेनली जो आपकी न्यूरॉन है, तंत्रिका है, वो क्या करती है, मैसेज को कैरी करती है बॉडी के ऑर्गन्स तक, ब्रेन तक, और ब्रेन से बॉडी ऑर्गन्स तक, है ना। ये रोल प्ले होता है आपकी न्यूरॉन का। और सारी जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट बने हुए उनमें सब में अलग अलग न्यूरॉन होती है, उनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है कि कौन सी वाली नर्व क्या संदेश लेके जाएगी कौन से वाले ब्रेन पार्ट के पास में, ठीक है। और कौन सा वाला ब्रेन पार्ट किस नर्व को आपके इंपल्स देगा जो बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाएगी। पूरा जाल बिछा हुआ रहता है जिनका अलग अलग काम है आपका, है ना। अगर न्यूरॉन के बारे में पूछे तो ये लिखना आपको, और डायग्राम पूछे तो डायग्राम बनाना है, ठीक है। यही था आपका इसमें नर्वस सिस्टम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है आपकी। फिर बात आती है ग्लैंडुलर सिस्टम की, आपके ग्लैंड्स वाला, है ना। अब ग्लैंड्स क्या करती है आपकी बॉडी में, जैसे नर्वस सिस्टम फैला हुआ वैसे भी क्या है आपकी बॉडी में ग्लैंड्स भी है ना। वो ग्लैंड्स क्या करवाती है, कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स का सीक्रेशंस करवाती है ना। काफी सारी ग्लैंड होती है जो क्या करती है, स्पेसिफिक हार्मोन्स का सीक्रेशंस करवाती है, जो अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं वो हार्मोन्स। कोई हार्मोन क्या होगा, आप में एनर्जी का सोर्स बनेगा, कोई क्या करेगा आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होगा, है ना। या कोई हार्मोन जो होता है वो दूसरी चीजों को एब्जॉर्ब होने में हेल्पफुल होता है। तो सबके अलग अलग रोल होते हैं। इसमें मेनली आपके जो ग्लैंड्स होती है वो 2 टाइप की पाई जाती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या करती है, अपना सीक्रेशन जो होती है वो डक्ट में डालती है, मतलब एक पाइप में ले जाकर के डालेगी, है ना। वो तो होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोनों को समझने का तरीका है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होती है। एक्सोक्राइन का सीधा सा मतलब है ऐसी ग्लैंड जो अपना सीक्रेशंस या अपने हार्मोन्स को जाकर के डक्ट में डालेगी, ठीक है, एक नली के अंदर डालेगी, और वो क्या होगी आपके टारगेट ऑर्गन्स तक या वहां तक पहुंचेगी। और एंडोक्राइन का मतलब है कि ये डक्टलेस होती है, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती इन ग्लैंड्स के पास, ये अपना सीक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालती है ना। एंडोक्राइन का मतलब आपके इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, ये अपना जो सीक्रेशंस होते हैं, जो अपने हार्मोन होते हैं, उनको डायरेक्ट ब्लड में मिक्स करती है, तो वो होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो है जिनके पास डक्ट होती है, अपना सीक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड में ना डालकर वो उस डक्ट के अंदर अपने हार्मोन्स डालती है, और वो डक्ट उसको टारगेट ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करेगी, वो होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। एक्सोक्राइन मतलब डक्ट, और एंडोक्राइन मतलब बिना डक्ट की, बिना नली की, सीधा सा इतना सा मतलब। फॉर एग्जाम्पल जैसे डक्ट वाली कौन सी है, जैसे स्लेवरी ग्लैंड आपकी, स्लेवरी ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बात की थी, सो स्लेवरी ग्लैंड में क्या होती है, जो सलाइवा निकलता है वो डक्ट के थ्रू निकलता है ना, डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाती ना, वो आपके मुंह में निकलती है, सलाइवा जो मुंह में निकलता है, और फिर क्या होता है आपके फूड में मिक्सअप होता है, ठीक है, तो वो डक्ट वाली हो गई। पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज है आपके, पेनक्रियाज भी क्या है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, पेनक्रियाज से जो आपका इंसुलिन हार्मोन वगैरह उसका सीक्रेशंस करवाती है, तो वो भी एक डक्ट के थ्रू करवाती है ना। और पेनक्रियाज और जो लीवर है वो आपके दोनों मिक्स ग्लैंड होती है, ये एंडोक्राइन में भी इंक्लूड होती है, एक्सोक्राइन में भी इंक्लूड होती है, दोनों में इंक्लूड होती है, मतलब डक्ट में भी करवाती है और डायरेक्ट ब्लड में भी करवाती है। तो पेनक्रियाज का नाम आपको दोनों में देखने को मिलेगा, है ना। गोल ब्लेडर जो होता है आपका बाइल का जो स्टोरेज करने का काम करता है, वो भी डक्ट के थ्रू आता है। मिल्क जो हो गया आपके ब्रेस्ट वाली जो मेमरी ग्लैंड्स होती है उनसे निकल करके आता है, तो वो भी डक्ट के थ्रू आता है। स्वेट जो हो गया आपके स्वेट ग्लैंड से निकल करके आएगा, और आपका सिबम हो गया जो सिबेशियस ग्लैंड से निकल करके आएगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, डक्ट के अंदर जाते हैं। एंडोक्राइन के क्या है, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, टेस्टिस, एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में मिक्स करते हैं, तो इनको बोलते हैं एंडोक्राइन, है ना। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपके आएगा तो ऐसे आ सकता है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के अंदर डिफरेंस बताओ, दोनों में क्या अंतर है वो बताओ, तो आपको ये लिखना है। इसके अलावा 1 नंबर की क्वेश्चन ये जो चार्ट दे रखा आगे का, इसमें से भी पूछा जा सकता है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर का मतलब होता है सामने, और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ओनली 2 हार्मोन्स का सीक्रेशंस करवाती है आपके, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक आपका एडीएच।
एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो क्या करवाता है आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन एनुरेसिस वाली कंडीशन, मतलब आपके जो यूरिन होगा उसको रोकने का काम करेगा, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और जो ऑक्सीटोसिन है इसके अलग अलग काम होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा, डिलीवरी वाले टाइम पे आपके क्या करेगा, डिलीवरी में हेल्पफुल होता है, और प्लेसेंटा गिरने वाले टाइम पे क्या करता है, प्लेसेंटा को रिमूव होने में भी हेल्पफुल होता है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी काफी सारे हार्मोन निकालती है, आपके ग्रोथ हार्मोन जो आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, टीएसएच हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को आपके स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। एफएचएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपके फॉलिकल्स थे, ग्राफिन फॉलिकल्स, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन वाले में पढ़े थे तो उनको डेवलप करने का काम करता है। एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, स्ट्रेस वाली कंडीशन में होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है, आपके जो ग्राफिन फॉलिकल्स बिना काम वाले जिनका गुच्छा बन जाता है तो आगे जाकर के क्या करवाता है, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है आपका, ठीक है, वो गुच्छा बनाने का काम आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, ठीक है। पैराथायराइड आपके पैराथायराइड हार्मोन निकालेगी। पेनक्रियाज आपकी इंसुलिन निकालती है जो क्या करता है, आपके शुगर को मेंटेन करके रखता है ना। ओवरी जो होगी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकालती है, और आपके वो जो गर्ल्स होती है उनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको लाने में हेल्पफुल होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है जो मेल के अंदर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवाती है। एड्रिनल कोर्टिको वगैरह ये है ना। तो इनमें से भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं ना। ज्यादा तो इंपॉर्टेंट तो यही है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे। और बाकी छोटा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड निकलवाती है, तो थायराइड हार्मोन निकलवाती है ना, ऐसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना। जैसे इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड निकलवाती है, तो आपके पेनक्रियाज निकलवाती है ना। 1 नंबर के क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। ये दोनों सिस्टम थे, छोटे हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लेना, 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं आपके, है ना। बाकी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इनसे आएगा नहीं।